हाँ, हेलो स्टूडेंट। ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट का 10th लेक्चर है। इसमें आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कुछ आर्टिकल और न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे। तो हम सबसे पहले एलसीआर का जो पैरेलल सर्किट है उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो एलसीआर में इसमें केवल इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं। ये वोल्टेज का सोर्स है अल्टरनेटिंग, जिसका कि हमने जो है वो वोल्टेज दिया है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। सबसे इसका आसान मेथड होता है आपका फेजर डायग्राम बनाकर। देखिए ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। नेचुरल है कि इसमें वोल्टेज जो है वो तीनों में सेम होगा और एक ही फेज में होगा, एक साथ मैक्सिमम होगा, एक साथ जीरो होगा। इसलिए जो वोल्टेज वी नॉट है वो हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर दिखाया है, ठीक, क्योंकि ये तीनों में इक्वल होगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब जो रेजिस्टेंस में करंट होगी जिसे हम देंगे नाम आई आर, क्योंकि रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है, इसलिए आपने जो वोल्टेज की लाइन एक्स एक्सिस में लिया है उसी में आप करंट को बनाएं आई आर, ठीक। अब करंट आई सी जो है वो करंट लीड करती है, इसलिए इसको ऊपर बनाएं। 90 डिग्री लीड करेगी वोल्टेज से, तो ये एंगल पूरा 90 डिग्री है। आई सी को प्लस वाई पर बनाएं। और जो इंडक्टर में करंट जा रही है आई एल, वो लैग करती है 90 डिग्री वोल्टेज से, इसलिए उसको हमने माइनस वाई पर बनाया है। और हमने आई एल को ग्रेटर देन आई सी लिया है। आप किसी को भी ज़्यादा ले सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में गिवन हो। नेचुरल है कि आई एल और आई सी दोनों 180 डिग्री पर है, इसलिए आई एल में से आई सी को माइनस करिए और नेट वोल्टेज जो हमने यहाँ तक लिया है जो कि आई एल माइनस आई सी है, लिखा आई एल माइनस आई सी। अब आई एल माइनस आई सी और आई आर दोनों 90 डिग्री पर है, इसलिए इनको जो है वो पैरेललोग्राम कंप्लीट करें। और नेट जो करंट आपकी आएगी, नेचुरल है कि पाइथागोरस लगाएंगे, आई आर स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी का स्क्वायर। आई आपका वी नॉट बाई जेड होगा, ये वी नॉट अपान आर होगा, ये आई एल वी नॉट अपान एक्स एल और ये वी नॉट अपान एक्स सी होगा। इसमें से वी नॉट को आप कैंसिल कर दें, 1 अपान जेड आपका इम्पीडेंस का इक्वेशन बन गई। अब अगर रेजोनेंस आपके लिए नेचुरल है कि यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट जीरो होना चाहिए, एक्स एल और एक्स सी वाला, तो इसको जो है वो जीरो कर दीजिए। इसका मतलब आपकी इक्वेशन यहाँ पर जो रेजोनेंस की बनती है फ्रिक्वेंसी की, ओमेगा 1 अपान रूट एल सी आया, या एफ इक्वल टू 1/2 पाई रूट एल सी है, ठीक। तो नेचुरल है कि यहाँ पर जो है वो रेजोनेंस पर फार्मूला जो बना है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का, वो जो सीरीज एलसीआर सर्किट है बिल्कुल उसी की तरह बनता है। इम्पीडेंस यहाँ पर लेकिन मैक्सिमम होगा, जेड जो है वो आर के इक्वल होगा और ये मैक्सिमम इम्पीडेंस होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। और करंट यहाँ पर जो है वो मिनिमम होगी, तुम्हारी उस इक्वेशन में करंट मैक्सिमम होती थी, ठीक। बाकी ये फार्मूला सेम है, ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये 1 अपान में है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म से भी लग सकते हैं, जैसा कि हमने बोर्ड की थ्योरी में बताया है, उससे भी आप जो है वो इम्पीडेंस निकाल कर सकते हैं, जिसको हमने नेक्स्ट वाले में किया है। इसमें एल आर और सी आर सर्किट जो है वो पैरेलल में है, ठीक। तो इसमें एल आर सर्किट है, ये एल रजिस्टेंस ले दिया, ये कैपेसिटेंस सी है, इसमें जो रजिस्टेंस है उसे आर एल ले लिया है, और इसमें जो यहाँ पर कैपेसिटर है उसके साथ जो रेजिस्टेंस है उसको आर सी दे दिया है। वोल्टेज पैरेलल में है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। पहले हम इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, तो दोनों जो लाइन ऊपर वाली हैं उनमें वोल्टेज आपका इक्वल होगा, तो एक्स एक्सिस पर आप वोल्टेज को दिखाएं। अब नेचुरल है कि जो करंट आई एल होगी, ये करंट इसमें आई सी लीजिए और इसमें करंट आई एल लीजिए। वो करंट आई एल जो है वो लैग करेगी, ठीक, लेकिन 90 डिग्री पर नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस भी है। इसलिए इन दोनों का जो नेट इफेक्ट होगा उसमें करंट को लैग करते हुए ले लिया वोल्टेज से, और आई सी को जो है वो लीड करते हुए ले लिया है। हमने आई सी की वैल्यू को कम लिया है, एंगल कम लिया है। नेचुरल है आई एल और आई सी ये दो ही करंट है, इनका आप नेट रिजल्टेंट निकालें, पैरेललोग्राम यहाँ कंप्लीट करें, और अगर नेट करंट निकालें तो वेक्टर सम करें। यहाँ पर ये दोनों 90 डिग्री पर होने की वजह से सीधे पाइथागोरस लगा दिया, वहाँ इनका वेक्टर सम करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी जो है वो नेट करंट जो है वो आई होगी, इसमें आई एल और आई सी चली गई, ठीक। अब एक्सएल मालूम है आपको, ओमेगा एल होता है, एक्स सी 1 अपान ओमेगा सी होता है। यहाँ पर एंगल निकालने में आपको टिपिकल पड़ेगा, इसका दूसरा मेथड है, आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इनका यूज करें।
तो 1/Z इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो 1/ इसका नेट इम्पीडेंस हो जाएगा RL प्लस JXL। J यहाँ पर आयोटा आई की तरह काम कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में उसकी जगह J लिख दिया है। यहाँ पर माइनस लगता है, इसमें RC माइनस JXC होगा। इसमें आप कंजुगेट को मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे तब ये आएगा। इसके रियल पार्ट को अलग करें और इमेजिनरी पार्ट को अलग करें, J को कॉमन लेकर, और रेजोनेंस के लिए इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दीजिए। यहाँ पर भी इसी तरह से हम 1/Z निकाल सकते थे, 1/R प्लस 1/JXL प्लस 1/-JXC, तब भी आप इमेजिनरी पार्ट को 0 करें तो रेजोनेंस की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, तो रेजोनेंस की में इमेजिनरी पार्ट को 0 करिए, ये हमने इसको यहाँ सीधे इक्वल कर दिया है, और इससे ये फार्मूला आपका फ्रिक्वेंसी का बनता है रेजोनेंस का, 1/2π रूट के अंदर 1/LC L माइनस CRL का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L माइनस CRC का स्क्वायर। ऊपर RL है और नीचे RC का स्क्वायर है। ठीक है ना, यहाँ पर ये जो फार्मूला आपका बना है, ठीक, यहाँ पर अगर RL और RC इक्वल होंगे तो नेचुरल है कि ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा और रेजोनेंस का वही फार्मूला बन जाएगा 1/2π रूट LC। यहाँ पर जो है वो रेजोनेंस पर इम्पीडेंस यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम होगा और करंट यहाँ पर मिनिमम होगी। ठीक, अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर 0 हो जाए दोनों तो यही इम्पीडेंस जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, और करंट जो है वो हमने डॉट डॉट करके दिखाया, इफ R इज इक्वल टू 0 तो करंट यहाँ पर ये 0 हो जाएगी, और ये डॉट डॉट करके दिखाया है जो इम्पीडेंस है वो इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। तो पैरेलल में आप कॉम्प्लेक्स का यूज करके आप आसानी से जो है वो लगा सकते हैं, अपने सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक करें। पैरेलल LC सर्किट विद AC। आपने LC ऑसिलेशन के जो टॉपिक था उसमें जो है वो LC ऑसिलेशन में LC सर्किट विद DC पढ़ा है, ये LC सर्किट विद AC है। तो इसमें ये इंडक्टर लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया, ये AC का सोर्स लगा दिया। सोर्स वोल्टेज को हमने V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t से रिप्रेजेंट किया है। ठीक, इसमें करंट IL ले ली, इसमें करंट IC ले ली, और जो मेन करंट हमारी होगी वो हम I ले रहे हैं। नेचुरली ये इनका वेक्टर सम होगा, ये मेन ब्रांच की करंट हो गई। इसको हम कई मेथड से कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक तो इम्पीडेंस निकाल कर, ठीक, फेजर डायग्राम से कर सकते हैं। तो इम्पीडेंस में हमने आपको बता रखा है कि जो इंडक्टर है उसमें आप J लगाएं और कैपेसिटर में -J, तो दोनों पैरेलल में है, इसलिए 1/Z इज इक्वल टू 1/JXL प्लस 1/-JXC। इससे Z निकालें, ठीक, और XL ω/L होता है, XC 1/ωc होता है। इसका मैग्नीट्यूड ले लें यहाँ पर Z का। रेजोनेंस के लिए Z इनफाइनाइट होना चाहिए, तो ये वाला जो डिनोमिनेटर है इसको 0 कर दें तो फ्रिक्वेंसी का बन जाएगा 1/2π रूट LC। ठीक, और यहाँ पर जो है वो जब Z इनफाइनाइट होगा तो नेचुरल है करंट 0 होगी। रेजोनेंस के लिए जो ये Z निकालते हैं इसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो 0 किया जाता है। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग टू ये Z यहाँ इनफाइनाइट बनेगा। तो फ्रिक्वेंसी का वही फार्मूला बना रेजोनेंस का जो आप सीरीज और पैरेलल उसमें पढ़ते हैं। रेजोनेंस में फेजर डायग्राम चेक करें, दोनों पैरेलल हैं इसलिए वोल्टेज V0 को हमने x एक्सिस पर लिया है। करंट कैपेसिटर में लीड करेगी इसलिए IC को ऊपर बनाया है +y में, और IL लैग करेगी इसलिए इसे हमने -y में बनाया है। ये दोनों 180 डिग्री है, आउट ऑफ फेज है, इनको माइनस कर दीजिए। हमने IL को बड़ा माना है, ग्रेटर देन माना है IC से, तो नेट करंट होगी I इज इक्वल टू IL माइनस IC। ये इन दोनों करंट का वेक्टर सम है। ठीक, 180 डिग्री पर है इसलिए सीधे I इज इक्वल टू IL माइनस IC हो गया। अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो नेट करंट यहाँ पर 0 है रेजोनेंस में, इसलिए नेचुरल है कि रेजोनेंस में IL IC के इक्वल है, नेट करंट 0 होगी। अगर ग्राफ बनाएं और IC को हमने ऊपर बनाया है और IL का ये बनाया, IL जो है IC होगा V/XC, वोल्टेज अपान कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC 1/ωc है तो IC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है, चाहे आप फ्रिक्वेंसी F ले लें।
और आई एल होगा बी अपान एक्स एन, यानी कि ओमेगा एल, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आई एल का ग्राफ है, ये आई सी का ग्राफ है। जिस पॉइंट पर आई एल आई सी इक्वल होंगे वहां रेजोनेंस होगा। ये हमने दोनों करंट एक ही पर बना दी हैं, फ्रिक्वेंसी वर्सेस करंट। अगर हम नेट करंट देखेंगे तो ग्राफ ये बनेगा, रेजोनेंस ओमेगा आर लिखा है यहाँ पर, रेजोनेंस पर ये करंट जीरो हो गई। इसके पहले सर्किट इंडक्टिव होगा, इसके बाद सर्किट कैपेसिटिव होगा। ये बात ध्यान रखना कम्पिटिटिव के लिए। इसी तरह से रेजोनेंस में जेड इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ दिया है, ठीक, ये वाला। इसके पहले ये जेड है, इसके बाद में जेड ये होगा, इसके पहले ये इंडक्टिव है और इसके बाद सर्किट कैपेसिटिव है। तो ये बन गया आपका एलसी सर्किट एसी के साथ। डीसी का आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब एलसी सर्किट इन पैरेलल, एलआर सर्किट सॉरी, ये इंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस है, ये दोनों पैरेलल में है। इसमें करंट हमने आई एल ले ली, इसमें आई आर ले ली। नेट करंट आई होगी, दोनों का वेक्टर सम होगा। फेजर डायग्राम को चेक करें। यहाँ पर ये वोल्टेज ले लिया एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर जो है वो आई एल होगा, आई आर इसी के फेज में होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। आई एल लैग करेगा 90 डिग्री वोल्टेज से, तो नीचे बनेगा। आई आर और आई एल दोनों 90 डिग्री पर है, इनका नेट करंट आई होगा। ये जो बीच में लाइन हमने खींची है ये आई की है, और ये आई आर है ऊपर, ये आई आर का है, और ये करंट आई है, ठीक। दोनों 90 डिग्री पर होने की वजह से नेट करंट आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई एल स्क्वायर प्लस आई आर स्क्वायर होगा। ये फेज एंगल फाई हो गया, जो कि आई एल अपान आई आर होगा। आई एल वी अपान एक्सएल, आई आर वी अपान आर होगा, तो टेन फाई आर अपान एक्सएल हो गया, फेज एंगल बन गया। करंट की यहाँ पर वी अपान जेड डाल दें, यहाँ पर वी अपान एक्सएल, वहां पर वी अपान आर, तो जेड की ये वैल्यू निकल आएगी 1 अपान रूट 1 अपान एक्सएल स्क्वायर प्लस 1 अपान आर स्क्वायर। या आप ये दोनों पैरेलल में हैं, इससे भी निकाल सकते हैं 1 अपान आर प्लस 1 अपान जे एक्सएल। एलसीएम लें और एलसीएम लेके इसमें मैग्नीट्यूड जेड का निकालें। ये दोनों वैल्यू दोनों से सेम आएंगी। जेड इज इक्वल टू 1 अपान रूट 1 अपान एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये सी आर सर्किट है इन पैरेलल। इसमें ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, इसमें करंट आई सी है, इसमें करंट आई आर है, नेट करंट आई है। फेजर डायग्राम चेक करें, दोनों पैरेलल में होने की वजह से वोल्टेज यहाँ पर इक्वल होंगे। वी नॉट दे दिया, आई आर इसी के अलॉन्ग होगा, और आई सी जो है वो लीड करेगा वोल्टेज से, इसलिए 90 डिग्री ऊपर होगा। दोनों को आई सी और आई आर का नेट रिजल्टेंट ये आएगा, ये एंगल फाई होगा, टेन फाई आपका आई सी अपान आई आर होगा। आई सी वी अपान एक्स सी है और आई आर वी अपान आर है, इससे आर अपान एक्स सी हो गया, जैसे ये आर अपान एक्स एल हो गया था। दोनों 90 पर होने की वजह से नेट करंट आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई एल स्क्वायर प्लस आई आर स्क्वायर होगा। यहाँ पर वी अपान एक्स सी वी अपान आर लिखा है, और वी अपान आई को जेड करें तो जेड इज इक्वल टू 1 अपान रूट 1 अपान आर स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स सी स्क्वायर हो गया, बिल्कुल इसी की तरह। यह आप इम्पीडेंस निकालने 1 अपान जेड इज इक्वल टू 1 अपान आर प्लस 1 अपान माइनस जे एक्स सी, इससे जेड निकाल लें तब भी यही वैल्यू आएगी। दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल आएंगी। तो हमने ये पैरेलल एलसीआर और ये पैरेलल एलआर सर्किट, सीआर सर्किट जैसे आपने पहले पढ़े हैं, उनको सबको ये कंबाइन कर लिया। जैसे सीरीज में किए हैं वैसे ये पैरेलल में हमने सॉल्व कर लिए हैं। हाँ, ये जरा इसमें मीन वैल्यू करंट की देखें ग्राफ से कैसे निकालेंगे। इसको हमने पहले भी लेक्चर में आपको बता रखा है। ये आई वर्सेस टी का ग्राफ है, ठीक है। इसमें जो अगर मीन वैल्यू निकालनी है फॉर वन कंप्लीट साइकिल, तो मीन वैल्यू की ये जनरल फार्मूला है आई डी टी। आपने जो मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू करंट की निकालते समय इसका यूज किया है, आई डी टी 0 से टी कंप्लीट वन साइकिल के लिए, और टी से डिवाइड कर दें। ये जो आई डी टी है ये एक्चुअली में एरिया अंडर कर्व होगा इसके नीचे का। तो हाफ साइकिल में एरिया अलग है, हाफ साइकिल के लिए ये अलग एरिया है। तो इसके लिए पीक वैल्यू जो आपकी दे रखी है यहाँ पर, यहाँ ये वैल्यू आई नॉट है, तो आई नॉट इंटू टी बाई टू ये एरिया हो गया, और इसका 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट इसकी जो है वो आई नॉट हो गई, और बेस जो है वो टी बाई टू हो गया, और टी से डिवाइड कर दें तो ये 3 आई नॉट बाई 4 हो जाएगी, जो कि ये वन कंप्लीट साइकिल के लिए ये मीन वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर ये एलसीआर सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटेंस है, और ये वोल्टेज का सोर्स है। इसमें पीक वैल्यू निकालनी है करंट की, और ये गिवन है कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी डिवाइडेड बाई 2
इज इक्वल टू आर, ये पैरामीटर आपको गिवन है। तो इम्पीडेंस निकाल ले रहे हैं, वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे। इम्पीडेंस के लिए ये पैरेलल में है तो 1/R प्लस 1/JXL, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यूज करेंगे, माइनस JXC। इसमें आप XL और XC की यहाँ से वैल्यू डाल दें, R को कॉमन ले लें, तो ये 1 माइनस J 1 माइनस 1/2, यानी कि 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। एलसीएम ले लें आप, तो ये Z आ गया 2R डिवाइडेड बाई 2 माइनस J। अब इसका Z का मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो 2R का तो R रहेगा, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो 2 का स्क्वायर करें प्लस 1 का स्क्वायर करें तो √5 आ जाएगा। ये Z आ गया, तो पीक करंट पीक वोल्टेज अपान इम्पीडेंस डिवाइड कर दें तो ये आपका पीक करंट आ जाएगी। ठीक, इसी तरह से ध्यान रखना, आपने जैसे एलसी सर्किट लगाया था, एलसी सर्किट में यह करंट दी हुई है IC 0.4 एम्पियर, IL गिवन है 0.9 एम्पियर, मेन करंट निकालनी है। ठीक, तो आपको मालूम होगा कि इसका जो हमने फेजर डायग्राम बनाया था, ये दोनों पैरेलल में है, इसलिए वोल्टेज इस तरफ होगा और IC में करंट लीड करेगी, IL लैग करेगी। ये दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं, इसलिए जब नेट करंट निकालनी होगी तो इनको माइनस कर दें, IL माइनस IC। IL 0.9 है, IC 0.4 है, तो ये I 0.5 एम्पियर की करंट होगी। IC और IL दोनों जो है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। तो पैरेलल का हमने जो आपको कराए हैं सर्किट, उनमें पैरेलल सर्किट की तरह उनको क्वेश्चन को सॉल्व करना। अल्टरनेटिंग करंट के जरा आप 2 क्वेश्चन और चेक करें। इसमें ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है, 20 मिली हेनरी का ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर और ये रेजिस्टेंस है। ये बीच में 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, यहाँ पर ये 3 कैपेसिटर हैं और ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक, इसमें हमें इफेक्टिव करंट निकालनी है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी पर। तो हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि जैसे आपका XL है ओमेगा L और XC होता है 1/ओमेगा C। हाई फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब टेंस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है XL जो है वो टेंस टू इन्फिनिटी होगा और XC जो है वो टेंस टू 0 होगा। इनफाइनाइट का मतलब ओपन सर्किट। ठीक, और XC अगर 0 है तो इसका मतलब शॉर्ट सर्किट। यानी यहाँ जहाँ इंडक्टर लगे हुए हैं यहाँ पर आप ओपन सर्किट कर दें और जो कैपेसिटर लगे हुए हैं वहाँ पर आप शॉर्ट सर्किट कर दें, यानी डायरेक्ट अटैच कर दें। अब इस सर्किट को आप ध्यान से देखें, यहाँ सप्लाई लाइन 220 वोल्ट की है, इससे जो करंट यहाँ पर जाएगी वो नीचे वाले वायर में होकर यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड होगी और फिर इधर से यहाँ आ जाएगी। इसका मतलब 4 और 4 दोनों पैरेलल में हैं, 2 ओम, और फिर 2, 2 और 1 तीनों सीरीज में हो गए, दोनों ये ओपन सर्किट हैं, तो 5 ओम का टोटल रेजिस्टेंस हो गया। नीचे 220 वोल्ट का सप्लाई लाइन है, तो करंट आप 220 में 5 को डिवाइड कर दें तो 44 एम्पियर की आ जाएगी। तो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी और वेरी लो फ्रिक्वेंसी, इस चीज़ को दोनों को ध्यान रखें। वेरी लो फ्रिक्वेंसी हो तो आप ओमेगा को लगभग 0 ले लें। ठीक, ठीक इसी तरह से यहाँ पर ये एक सर्किट है, ये LR और CR सर्किट है, जैसा कि हमने इसके पहले आर्टिकल किया है। ऊपर 100 माइक्रो फैराडे का कैपेसिटर है, 100 ओम का रेजिस्टेंस है, 0.5 हेनरी का ये इंडक्टर है, 50 ओम रेजिस्टेंस है। यहाँ पर जो सप्लाई लाइन है वो 20 वोल्ट की है और 100 जो है वो इसका ओमेगा है, रेडियन पर सेकेंड। तो आप सबसे पहले इसमें रेजिस्टेंस तो गिवन है, XL और XC निकालें। XL ओमेगा L होगा, ओमेगा आपको गिवन है, हेनरी गिवन है, तो 50 ओम का रेजिस्टेंस ये बन गया आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो XL और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसी तरह से 1/ओमेगा C, इसमें C की वैल्यू रखें तो 100 ओम का ये बन गया, ये 50 ओम बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि ये 20 वोल्ट जो है दोनों के पैरेलल में आएगा, दोनों में वोल्टेज लगेगा, तो ऊपर वाले का नेट इम्पीडेंस निकालें तो √RC², RC हमने ये रेजिस्टेंस ले लिया है, XC² ये 100√2 हो गया, 100 ओम का है, और दोनों रेजिस्टेंस और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका है ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये 45 पर होंगे क्योंकि ये दोनों की वैल्यू इक्वल है। ठीक, ठीक इसी तरह से ये जो आपका Z2 है वो √RL² प्लस XL² होगा, ये 50-50 है तो 50√2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर जो आपका करंट I1 होगी वो V/Z1 होगी, आप इनको डिवाइड कर दें तो 20 आपका ये वोल्टेज दिया हुआ है पैरेलल में और Z1 आपका 100√2 है। ठीक, इसी तरह से ये आपकी करंट I1 आ गई है, ये यहाँ पर जो है ये दोनों वैल्यू इक्वल है, 100-100, तो यहाँ पर ये 45 डिग्री वोल्टेज की लाइन से ये लीड करेगी करंट।
ठीक इसी तरह से जो करंट I2 आप निकाल रहे हैं, वो यहाँ पर जो ये इम्पीडेंस निकाला है Z2, ये 50√2 है, वोल्टेज आपका 20 है, ये डिवाइड कर दें, ये 45 डिग्री लैगिंग होगा। ठीक, अब आप फेजर डायग्राम बना सकते हैं। वोल्टेज को हमने एक्स एक्सिस पर ले लिया, करंट जो आपकी जा रही है I1, वो इससे 45 डिग्री जो है वो लीड करेगी और ये लैग करेगी, क्योंकि इसमें आपका कैपेसिटर लगा हुआ है और इसमें इंडक्टर। कैपेसिटर में जो करंट है वो लीडिंग होती है और इसमें लैगिंग होती है। ठीक, अब यहाँ पर जो है वो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए नेट करंट निकालने के लिए √I1² प्लस I2² लगाएंगे। अगर कोई और एंगल होता तो आप इसमें पैरेललोग्राम लॉ लगा देंगे। ठीक, तो ये 0.3 एम्पियर आ जाएगा। अगर आपको वोल्टेज निकालना पड़ जाए, जैसे 100 ओम के अक्रॉस वोल्टेज अगर निकालना है तो I1R लगाएं, इसी तरह से इसमें लगाना है तो I2R लगाएं। इसमें आप इसका वोल्टेज का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो लीड और लैग को देखकर और आप उसमें एंगल जो बन रहा है उससे देखकर आप नेट करंट इसमें निकाला करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक करें, ये एलसी सर्किट है पैरेलल का, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा है और ये एसी का सोर्स लगा है। ये 110 वोल्ट की बैटरी है और 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है इसकी। ठीक, इसमें सर्किट में करंट निकालनी है, रेजिस्टेंस के थ्रू कितनी होगी, रेजोनेंस पर। तो रेजोनेंस पर ये ध्यान दें, ये दोनों जब पैरेलल सर्किट हैं तो इनका जो आप नेट इम्पीडेंस निकालेंगे वो 1/Z = 1/JXL और प्लस 1/-JXC। ये J कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा है और इसमें आप जो है आपको मालूम है कि यहाँ पर जो है हम ये I की तरह बिहेव करता है, इसमें माइनस लगाते हैं, इसमें प्लस लगाते हैं, उसमें ऊपर नीचे J का मल्टीप्लाई करें, J² की जगह -1 रखें और J को कॉमन लें। दूसरी बात, रेजोनेंस के लिए हमेशा ध्यान रखें जितने भी आपके सर्किट हैं उनमें सभी में XL = XC होगा, यानी कि फ्रिक्वेंसी का फार्मूला वही रहता है आपका। ठीक है, तो XL = आपने XC रखा है, स्पेशली आपका LC सर्किट में। तो यहाँ पर ध्यान दें, अगर आप इनको दोनों को इक्वल करेंगे तो Z इनफाइनाइट हो जाएगा और करंट 0 हो जाएगी, यानी कि रेजोनेंस पर यहाँ पर जो सर्किट में करंट होगी वो यहाँ पर 0 होगी। ठीक, हमने यहाँ नोट भी कर दिया है, हैंस करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इज 0 एट रेजोनेंस। इसी तरह से आप नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये 10 मिली हेनरी का इंडक्टर है, 0.1 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें एक बैटरी लगी हुई है, 0.9 ओम का इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, EMF E है, ये स्विच लगा है। जब स्विच को हम क्लोज करते हैं तो टाइम निकालना है जिसमें कि 80% करंट मैक्सिमम करंट की हो, यानी आफ्टर द स्विच क्लोज्ड फाइंड द टाइम टेकन फॉर द करंट टू अटेन 80% ऑफ मैक्सिमम करंट। यहाँ पर log 0.5 की वैल्यू 1.6 दी हुई है। तो ये नेचुरल है कि जब स्विच को ऑन करेंगे तो चार्जिंग का ये सर्किट है, इसलिए I = I0 1 - (-RT/L) लगाया है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उन दोनों को प्लस करें, यानी कि 1 ओम होगा, इंडक्टर की वैल्यू डालें 10 मिली हेनरी। ठीक, और I यहाँ पर दिया हुआ है कि 80% हो पीक वैल्यू का, इसलिए 0.8 I0 कैंसिल करें, 1 को इधर माइनस करें और 0.2 को 1/5 करें, दोनों तरफ का लॉग ले लें। तो आपका जो है log 5 की यहाँ वैल्यू डालें तो T आपका 0.016 सेकेंड आएगा। सॉल्व करके इसको चेक करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप, ये LCR सर्किट है, इसमें कैपेसिटर को फुली चार्ज कर लिया है, Q0 ऑसिलेशन से रिलेटेड सर्किट है LC, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है। हमने इस आर्टिकल को थ्योरी में भी आपको बताया है, कैपेसिटर इज चार्ज टू Q0 है। ठीक, और उसके बाद LR सर्किट से इसको कनेक्ट कर दिया है। LCR जो सर्किट होता है वो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है। इसकी आप जो है वो किरचॉफ लॉ से इक्वेशन बनाएं तो Q/C इसमें वोल्टेज होगा -IR -LdI/dt, I की जगह dQ/dt रखें। तो यहाँ पर जो है वो I की जगह dQ/dt पुटअप करें और यहाँ पर डालेंगे तो डबल डेरिवेटिव होगा dTQ/dt2। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है सेकेंड ऑर्डर की। ठीक, अब इसमें जो है ये हम डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की जगह इसको कंपेयर करेंगे। वहाँ पर एम्पलीट्यूड का फार्मूला होता है A = A0 e⁻bt/2m, जबकि इक्वेशन ऑसिलेटर की आपकी बनती है d, ये डबल डेरिवेटिव है d2x/dt2 b/m dx/dt और प्लस k/m × x = 0। तो आप इससे इसको यहाँ पर कंपेयर कर लें तो B की जगह रेजिस्टेंस R पुटअप करें। ठीक, और जो मास है आपका उसकी जगह इन दोनों को कंपेयर करें, इंडक्टर L को पुटअप करें। ठीक, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुटअप कर दें तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी Q = Q0 e⁻−RT/2L। इस इक्वेशन से एक्सपोनेंशियली जो है वो चार्ज कैपेसिटर के अक्रॉस वेरी करेगा।
यानी कि आपका जो LCR सर्किट है वो अगर आप कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और LR में लगाते हैं तो वो बिल्कुल आपका डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा। हाँ, जरा आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करें। इसमें है कि AC का सोर्स लगा हुआ है जिसमें वेरिएबल करंट I = cos 500t गिवन है, यानी कि ओमेगा की वैल्यू 500 है, cos ओमेगा t। स्टार्टिंग में स्विच A और B कनेक्ट है, करंट इसमें जो है वो स्टार्टिंग में क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। ये कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू 20 माइक्रोफैराडे है। क्वेश्चन में गिवन है कि T = 7 पाई/6 ओमेगा पर स्विच A और D आपस में कनेक्ट कर दिए गए हैं। ठीक, अब हम सर्किट में कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम चार्ज कनेक्शन के बाद और कनेक्शन के पहले, और जो बैटरी यहाँ से सप्लाई करेगी चार्ज वो करेंगे। तो जो करंट की इक्वेशन दी हुई है सप्लाई लाइन की वो कॉस में है, तो ये ग्राफ बनेगा। ये टाइम पीरियड आपका 2 पाई/ओमेगा होगा, हाफ टाइम पीरियड पाई/ओमेगा होगा। ठीक, आपने जो स्विच A से D में कनेक्ट किया है वो टाइम 7 पाई/6 ओमेगा है, जो कि हाफ के बाद है। इसके पहले सर्किट में करंट क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब है कि करंट इधर को फ्लो हो रही है, इसका मतलब अपर प्लेट पॉजिटिव और लोअर प्लेट निगेटिव। 7 पाई/6 ओमेगा के पहले जब ये टाइम पाई/2 ओमेगा होगा, यहाँ पर 1/4, ध्यान दें करंट यहाँ पर 0 है, I 0 है, dQ/dt 0 होगा, इसका मतलब इस समय चार्ज मैक्सिमम होगा। उसके पहले कितना होगा मैक्सिमम, उसके लिए सीधे आप 0 से पाई/2 ओमेगा लगा दें, टाइम पीरियड 0 से पाई/2 ओमेगा I dt, I की वैल्यू पुटअप करें, इंटीग्रेट करें तो ये मैक्सिमम चार्ज 2 × 10⁻³ कूलम आ गया। ये स्विच A को D में कनेक्ट करने के पहले। ठीक, जब हाफ टाइम पीरियड हो जाएगा करंट जो है, उस समय ये जो प्लेट होगी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगी पाई/ओमेगा पर, और उसके बाद अपर प्लेट नेगेटिव होना स्टार्ट होगी और लोअर प्लेट पॉजिटिव होगी। करंट सर्किट में एंटी क्लॉक हो जाएगी। ठीक, इसका मतलब है कि 7 पाई/6 ओमेगा के पहले करंट सर्किट में एंटी क्लॉक होगी, अपर प्लेट नेगेटिव होगी, और वैल्यू भी आ रही है एट 7 पाई/6 ओमेगा पर करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, अपर प्लेट का चार्ज Q जो कि नेगेटिव होगा, हमने लिखा है। आप इंटीग्रेट कर दें फिर 0 से 7 पाई/6 ओमेगा cos 500t dt डाल दें तो ये देखिए नेगेटिव चार्ज आ गया। आप इंटीग्रेट करके चेक करें, -10⁻³ कूलम। तो ये प्लेट नेगेटिव है, ये प्लेट पॉजिटिव है। आपने A से D में कनेक्ट कर दिया, इसमें KVL लगा दें, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये भी प्लेट पॉजिटिव है, दोनों ऐड हो जाएंगी, 50+50 इसका वोल्टेज है, ये Q/C, और -IR = 0, तो करंट आ गई आफ्टर कनेक्शन 10 एम्पियर। ठीक, और आफ्टर दैट, इसके बाद क्योंकि अब आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तो जो बैटरी कैपेसिटर में टोटल चार्ज होगा मैक्सिमम, उस समय वो Q = अब CV से लगेगा, इसलिए आप जो है वो CV यहाँ पर यूज करें। वोल्टेज आप यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है, आपका 50 वोल्ट है, कैपेसिटी दी हुई है, मल्टीप्लाई करें तो ये 1 × 10⁻³ कूलम आया। ध्यान दें, जब आपने A से D में कनेक्शन किया है उसके पहले अपर प्लेट नेगेटिव थी, उसमें चार्ज -10⁻³ कूलम था, अब मैक्सिमम चार्ज में पॉजिटिव हो गई। इसका मतलब है कि बैटरी, इन दोनों को प्लस करिए, 2 × 10⁻³ कूलम चार्ज का फ्लो बैटरी करेगी। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा ठीक से लगाना। यहाँ पर ये एक दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये इंडक्टर लगा है, इसकी वैल्यू 0.1 हेनरी है, कैपेसिटर 10⁻³ फैराडे है, एरिया इस सर्किट का 1 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड हमने डॉट से दिखाया है। ठीक, ये हमने वोल्टेज बाद में ले लिया है, यहाँ पर बनेगा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो T0 पर स्टार्ट हो रहा है इंक्रीजिंग, वो B = B0 + 0.04t से, ये इक्वेशन दी हुई है। तो मैक्सिमम करंट निकालना है, सर्किट में कितना होगा। तो इंड्यूस EMF देखें बैटरी में, इसमें सर्किट में कितना होगा, E = d∅/dt, एरिया बाहर करें जो कि 1 है, dB/dt, इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t, तो 0.04 आएगा। ये इतना वोल्टेज यहाँ बनेगा जो कि हमने यहाँ डायरेक्ट बना दिया है। अब इसके बाद जो है वो आप यहाँ पर KVL लगा दें, तो E - Q/C
और माइनस एल डी आई बाई डी टी या इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी करें, आई की जगह डी क्यू बाई डी टी रखें, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई सेकंड ऑर्डर की। आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में या जो हमने एलसी ऑसिलेशन कराया है वहाँ कंपेयर करके इसको सॉल्व करना सिखाया है, इसका ये सोल्यूशन होगा क्यू इज इक्वल टू सी ई प्लस, इनको आपको लर्न रखना पड़ेगा, ए कांस्टेंट है साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फाई इनिशियल फेज है, जबकि यहाँ पर ओमेगा 1/रूट एल सी होता है। इसको डिफरेंशिएट कर दें तो करंट आ जाएगी, यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, ओमेगा बाहर हो जाएगा, और फिर इनिशियल कंडीशन लगा दें, टी जीरो पर चार्ज भी जीरो है और करंट भी जीरो है, क्योंकि टी जीरो पर ही मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हुआ है इंक्रीज होना। इससे ए इज इक्वल टू माइनस सी आ जाएगा, फाई 90 आ जाएगा, ये दोनों वैल्यू पुटअप करें तो करंट की इक्वेशन बन गई आई इज इक्वल टू सी ई ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू करंट की होगी वो सी ई ओमेगा होगी, वैल्यू पुटअप करें, कैपेसिटी 10⁻⁻³ वोल्टेज 0.04 और ओमेगा 1/रूट एल सी, तो 4 मिली एम्पियर की करंट इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होगी सर्किट में टी जीरो पर स्विच ऑन करने के बाद। ठीक है ना, आप यहाँ पर जो है वो स्विच को लगा सकते हैं, टी जीरो पर स्विच ऑन कर दिया। इसके बाद यहाँ पर ये एक इंडक्टर लगा है 1 मिली हेनरी 3 ओम का, ये 2 मिली हेनरी 4 ओम का है, ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस लगे हैं, 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम करंट का रेशियो निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है। मैक्सिमम करंट इसमें टी इनफाइनाइट पर होगी, क्योंकि उस समय जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे तो 3, 4, 12 पैरेलल में आ जाएगा, जिसका कम्बिनेशन 3/2 होगा, तो मैक्सिमम करंट 10/3 एम्पियर होगी और मिनिमम करंट टी इज इक्वल टू 0 पर होगी। उस समय जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट का काम करेगा, ये 3 और 4 सर्किट में नहीं रहेंगे, तो 5/12 एम्पियर की करंट होगी जो कि मिनिमम करंट होगी। अब आपको रेशियो निकालना है तो मैक्सिमम पाम मिनिमम लगा दें तो ये 8 एम्पियर की करंट आएगी। तो ओके स्टूडेंट, हमने इस लेक्चर में एसी से रिलेटेड आपको कई सारे क्वेश्चन लगा दिए हैं, आप प्रिपेयर करें और पुराने आए हुए क्वेश्चन को लगाएं। ओके।